हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तो आज कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, कंप्यूटर लगभग हो गया है, कई सारा पार्ट हो गया है कंप्यूटर के, कई 2-3 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, कल या परसों तक आपके कंप्यूटर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलो तो अपन कहाँ तक आ गए थे? अपना चैप्टर चल रहा था, 5वां चैप्टर चल रहा था अपने। ठीक है, आज हमें बात करनी है इंटरनेट की जो अलग अलग जो सेवाएं होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें आज बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अपन जो मेल वगैरह भेजते हैं ना, उसके बारे में है। ठीक है, तो इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय सेवा है जिसका उपयोग सर्वाधिक होता है। मेल से हमारा अभिप्राय है डाक से। ठीक है, जो अपन भेजते हैं डाक। ठीक है, यदि डाक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित हो जाए तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ठीक है, ईमेल होता है ना, ईमेल का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इस सुविधा से प्रयोक्ता यानी कस्टमर को मांगने पर केंद्रीय कंप्यूटर पर उपस्थित डिस्क पर थोड़ा सा स्थान दे दिया जाता है जहां पर वह अपने मेल को रख सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है, तो उस पर क्या करता है व्यक्ति? अपना ईमेल बनाता है। ठीक है, यानी उसको वहाँ पर इंटरनेट पर थोड़ा सा स्थान दे दिया जाता है जहाँ से होता है ना, उसका ईमेल एड्रेस होता है एक। ठीक है, आजकल तो सबके पास में एक ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, एक ईमेल एड्रेस होता है ना सबका ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेट पर, ठीक है, इंटरनेट पर एक स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, यानी एक जगह दे दी जाती है रहने के लिए। जिस तरह से हम किसी सिटी में एक प्लॉट पर एक मकान बनाकर रहते हैं, उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है, ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल पे मतलब इंटरनेट पर एक जगह दे दी जाती है, उसको एक एड्रेस दे दिया जाता है जहाँ से वो मेल भेज सकता है। ठीक है, और रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है अपना इंटरनेट मेल। ठीक है, इस स्थान को मेल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, मेल बॉक्स में जो कहीं से ईमेल आते हैं, ठीक है, कहीं से अपन भेज सकते हैं। ठीक है, इस ईमेल बॉक्स का एक पता होता है, इसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, यदि हमें किसी व्यक्ति को इंटरनेट की सहायता से मेल भेजना हो तो हमें उस व्यक्ति का ईमेल पता होना चाहिए। ठीक है, यानी हमें उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम अपने ईमेल एड्रेस से सामने वाले व्यक्ति को भेज सकते हैं। सब आप लोगों को पता है। ठीक है, चलो, इसके लिए हॉटमेल, याहू, रेडिट मेल इस तरह के इंटरनेट सर्वर है जो मुफ्त में मेल भेजने का सर्विस देती है। ठीक है, चलो, एक होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन संचार। देखो ये क्या होता है? ईमेल एक तरह का ऑनलाइन कम्युनिकेशन है जहां हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उसे पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं। वह व्यक्ति जिसे हमने मेल भेजा है वह जब चाहेगा उस मैसेज को पढ़ सकता है। ठीक है, चलो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में भेजने वाला और पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह पाने वाले व्यक्ति की मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। ठीक है, जैसे अपन व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे हम जैसा मैसेज भेजते हैं वैसा ही सामने वाले को मिलता है। ठीक है, इस तरह की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहते हैं। ठीक है, आजकल बहुत करते हैं ना चैटिंग। ठीक है, इसकी सहायता से व्यापारिक संगठन अपने अलग अलग जगह पर उपस्थित प्रबंधकों की मीटिंग और कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करते हैं। ठीक है, चलो, सभी प्रबंधक के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं। आजकल होता है ना, आजकल जूम मीटिंग होती है, गूगल मीट होता है। ठीक है, तो ईमेल के द्वारा बातचीत करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, एक होता है www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये एक वेबसाइट होती है। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अपना कोई प्रतिष्ठान है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो उस कंपनी की अपन वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ पर अपनी कंपनी के उत्पादों को बेच सकते हैं अपन। ठीक है, तो इंटरनेट द्वारा प्राप्त सेवा में अभी हाल ही में ये सुविधा स्टार्ट हुई है जिसका प्रचलन धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया है। इस सुविधा में इंटरनेट के किसी सर्वर पर, ठीक है, इंटरनेट के किसी सर्वर पर प्रयोक्ता को यानी कस्टमर को एक स्थान दे दिया जाता है। ठीक है, जिसकी उसको फीस देनी पड़ती है हर साल। उस स्थान को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति अपनी वेबसाइट बना सकता है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये ऐप बनवाई है। ठीक है, तो ये ऐप अलग चीज़ होती है।
ठीक है। तो वेबसाइट एक अलग सी, तो मेरी भी वेबसाइट है, हमारा जो धन्वंतरी क्लासेज है उसकी भी अलग वेबसाइट है, ठीक है। इसका उपयोग प्रयोक्ता किसी भी कार्य में कर सकता है, चाहे वह अपने बारे में कोई सूचना दे सकता है या अपनी कंपनी के किसी उत्पाद की जानकारी दे सकता है, किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन दिया जा सकता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है, जैसे ईमेल एड्रेस होता है ऐसे ही एक वेबसाइट का एक पता होता है, ठीक है। तो उस पते पर ही, ठीक है, जैसे हमें वेबसाइट को ओपन करना है तो हमें उस वेबसाइट का पता मालूम होना चाहिए, तभी वो वेबसाइट ओपन हो सकती है, ठीक है। जिस व्यक्ति को यह पता मालूम है वह उस वेबसाइट पर जाकर अन्य सूचनाओं का, उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है, ठीक है। वेबसाइट पर सिर्फ सूचनाएं पढ़ी जा सकती है, लिखी जा सकती है, ठीक है। ईमेल यहाँ पर अपन यहाँ पर ईमेल का काम नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल का काम नहीं हो सकता, यहाँ पर तो केवल जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देगी। जैसे अपने अमेजन पे होता है ना, अमेजन पे अलग अलग चीज़ें बेचते हैं वो लोग, ठीक है। तो अपन केवल उनको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर चैटिंग नहीं कर सकते। तो चैटिंग के लिए तो ईमेल होता है, ठीक है। चलो, आज विश्व की कई प्रमुख अखबार और पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट है, जहाँ पर हम जाकर समाचार और सूचनाएं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, तो इनकी अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है। इनके ऐप भी अलग से है, ठीक है। तो उन पे जाकर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है बुलेटिन बोर्ड सेवाएं, जब कोई सूचना किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना हो, ठीक है, जब कोई सूचना व्यक्ति विशेष के लिए ना हो और वो सूचना सभी को देनी हो, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेटफार्म होता है जैसे न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में ये थोड़ी होता है कि भाई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को देना है, तो न्यूज़पेपर तो सबके लिए छपता है, कोई भी उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड सेवाएं होती है जो सभी को देनी हो, जो भी इंटरनेट से जुड़कर ईमेल करने की बजाय बुलेटिन बोर्ड पर उसको रख दिया जाता है, मतलब उस सूचना को बुलेटिन बोर्ड पर छोड़ दिया जाता है, जिस प्रकार से अखबार होते हैं, ठीक है, या फिर कोई रोजगार संबंधी सूचना होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई ऐसी वेबसाइट होती है जो रोज़गार वाली होती है, जहाँ पर अलग अलग रोज़गार के बारे में जानकारी अपडेट होती रहती है, ठीक है। जो भी इंटरनेट का प्रयोक्ता है वह नियमित रूप से इस बुलेटिन बोर्ड पर जाता है और उसे वह सूचना मिल जाती है। वह व्यक्ति न सिर्फ उस सूचनाओं को पढ़ सकता है, यदि वह चाहे तो अपने विचार भी रख सकता है, ठीक है। जैसे अपना फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पे कोई पोस्ट डालता है, ठीक है, तो अपन उस पर उसको लाइक कर सकते हैं, उसको कमेंट भी कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक। तो अपने विचार भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं डाटाबेस की। ये क्या होता है, देखो, इंटरनेट पर बहुत से ऐसे सर्वर होते हैं जिनके पास कई महत्वपूर्ण डाटा संचित है। प्रयोक्ता अपने कंप्यूटर को इन सर्वरों से जोड़कर उन डाटाबेस का उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो कुछ डाटाबेस जो होते हैं वो मुफ्त उपलब्ध है और कुछ के लिए फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेट के बहुत से ऐसे सर्वर होते हैं जिनके पास में कई महत्वपूर्ण डाटा संचित रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, कोई वेबसाइट है, मान लो जैसे कोई गानों की कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो उस पर कई सारे गाने आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से अपन गाने, तो वो जो सुविधा है वो उसके हो सकता है उसके पैसे भी ले ले अपन से, या फिर अपन को वो फ्री में भी गाने प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। अपन उनको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है रोजगार संबंधी सूचनाएं। तो रोजगार संबंधी सूचनाओं के लिए इस तरह की वेबसाइट होती है जहाँ पर रोजगार से संबंधित सूचनाएं हमें मिलती है, ठीक है। प्रयोक्ता चाहे तो अपना बायोडाटा भी उन साइट पर छोड़ सकता है, ठीक है। एक होता है टेलनेट। इंटरनेट की यह प्रणाली जिसकी सहायता से प्रयोक्ता अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर से लिंक करके उस कंप्यूटर में उपस्थित किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकता है, वह उपस्थित किसी भी फाइल का प्रयोग कर सकता है। तो ये होता है टेलनेट, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। इंटरनेट के अलग अलग टूल्स आते हैं जहाँ पर अपन कार्य करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल क्रोम, ठीक है, जहाँ पर अपन गूगल को चला सकते हैं, जहाँ पर अपन वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक प्लेटफार्म चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र कई तरह के आते हैं, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम आता है, मोजिला आता है, ठीक है, इस तरह का आता है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, ठीक है। आजकल तो गूगल क्रोम ही ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। चलो गूगल का खुद का एक ब्राउज़र भी आता है आजकल, ठीक है। तो ये ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रयोक्ता के कंप्यूटर में लगा होता है,
ठीक है। यह एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसकी सहायता से इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों पर हम जा सकते हैं और उनकी सेवाएं ले सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट के विकास के साथ साथ ब्राउज़रों का विकास भी निरंतर हो रहा है। पुराने ब्राउज़र को टेक्स्ट ब्राउज़र कहते हैं, जिनमें केवल टेक्स्ट ही दिख सकते हैं, मतलब उनमें जो सूचनाएं हैं उनको हम केवल पढ़ ही सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसे ब्राउज़र आ रहे हैं जिन पे अपन सूचनाएं भी डाल सकते हैं, फ़ोटो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम ग्राफिक्स मार्क अच्छा सर्वप्रथम जो ग्राफिक्स ब्राउज़र है वो मार्क एंडरसन ने बनाया, जिनका नाम उन्होंने मोज़ाइक रखा है। ठीक है। चलो, कुछ ऐसे बाज़ार में उपलब्ध है जैसे नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और भी एग्जांपल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला है, ये एग्जांपल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है। सर्च इंजन जैसे गूगल होता है ना, ठीक है, तो ऐसा सर्च इंजन जिस पर मतलब सारी वेबसाइट वगैरह उस सर्च इंजन पर रहती है। ठीक है। तो सर्च इंजन को चलाने के लिए एक ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट हम गूगल नहीं चला सकते हैं। ठीक है। तो गूगल चलाने के लिए हमें सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। सर्च इंजन इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर उपस्थित एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से प्रयोक्ता किसी भी अन्य वेबसाइट पर जा सकता है। ठीक है। यदि प्रयोक्ता का जिस वेबसाइट को ढूंढना उसका आधा ही नाम उसको पता हो या वेबसाइट संबंधित कोई भी जानकारी उसे पता हो, तो वह सर्च इंजन से उसका वास्तविक पता मालूम कर सकता है। ठीक है। यानी जैसे मान लो अपन को किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो, तो अपन जानकारी डालकर गूगल पे अगर अपन उसको डाल देंगे तो वो गूगल उससे संबंधित कई सारी चीज़ों को अपने सामने ले आएगा। तो अगर हमें कोई चीज़ का छोटा सा भी पता मालूम है तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी गूगल दे देता है। ठीक है। तो कुछ होते हैं सर्च इंजन जैसे अल्फा विस्टा है, याहू है, गूगल एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है। चलो, ये काम की बात हो गई। अब आ जाओ आप पेज नंबर 78 पर इंटरनेट एड्रेस दे रखा है। लिखा है इंटरनेट विश्व के लाखों कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क होता है। ठीक है। यानी इंटरनेट के द्वारा लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हजारों कंप्यूटर प्रतिदिन एक बृहद नेटवर्क से जुड़ते हैं, जैसे ही जुड़ते हैं तो इसका एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। जब कोई कंप्यूटर, जैसे अपन अपने मोबाइल का डाटा मान लो ऑफ है, ठीक है, तो जैसे ही अपन अपने मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं तो हमारा जो मोबाइल है, ठीक है, वो कई सारे मोबाइल से ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। ठीक है। जब कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तथा इसकी सुविधा www पर प्रयोग करता है तो उसका एक पता निश्चित हो जाता है जिससे कोई भी अपने कंप्यूटर को उस कंप्यूटर से जोड़ सकता है। ठीक है। तो मैंने बताया था ना, एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है। आपके मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट भेजने या प्राप्त करने के लिए आईपी या टीसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। ठीक है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल किसी वेबसाइट पर उपस्थित डॉक्यूमेंट की एक विशेष कोडिंग के तरीके से ढूंढता है, जैसे यूआरएल कहते हैं। ठीक है। होता है ना यूआरएल, जैसे नीचे देखो एक नाम लिखा है http, ठीक है, www.softconnet.com। ठीक है। तो ये यूआरएल है। ठीक है। क्या है ये? यूआरएल है। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं अपन अब आ जाओ आप अगले चैप्टर पे, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। एक सेकंड में आता हूँ।
वर्ड प्रोसेसिंग का हम बात करते हैं शब्द संसाधन के बारे में। तो लिखा है एक कंप्यूटर डाटा को संचित करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर पुनः हमें दे देता है, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर जो होता है डाटा, यानी हमारी कोई भी फाइल है, ठीक है, कोई भी PDF फाइल है उसको स्टोर करके रखता है, उसका प्रोसेस करता है, ठीक है, और ज़रूरत हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको खोल कर देख सकते हैं या उसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर जो होता है वो सोच नहीं सकता, निर्णय नहीं ले सकता। ये नहीं कि अपने हिसाब से उसको PDF को कहीं और भेज दिया, ऐसा नहीं करेगा। हम अगर कोई भी निर्देश देते हैं तो उस निर्देश की पालना ही करके वो आगे कार्य करता है। कोई सा भी कार्य कर सकता है, लेकिन वे कार्य कैसे होगा इसके लिए हमारे दिए गए निर्देश पर ही निर्भर करता है। आगे लिखा है प्रयोक्ता यानी यूज़र को ही उसे विभिन्न कार्य करने के लिए निर्देश देने होते हैं। किसको? कंप्यूटर को। यह काम सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हम कार्य करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में आने वाले साधनों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आगे लिखा है कंप्यूटर भाषाएं कंप्यूटर को दिए गए निर्देश, प्रोग्राम, डाटा और कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम सभी क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, MS पावर पॉइंट, ठीक है, तो ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो किसी प्रयोक्ता की कोई भी अद्वितीय समस्या को सुलझाने के लिए प्रोग्रामर द्वारा बनाया हुआ रहता है। इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी ऐप है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जबकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सामान्य ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं, अर्थात वो प्रोग्राम होते हैं जो बाज़ार में बने बनाए मिलते तथा 2 या 2 से अधिक व्यावसायिक समाधानों के समाधान के लिए लिखे जाते हैं। एक सामान्य सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ रखा है वही चीज़ है इसमें, है ना। अब मेन बात आती है वर्ड प्रोसेसिंग की, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज वे होते हैं जो पैराग्राफ के रूप में मौजूद टेक्स्ट को प्रोसेस करके उन्हें अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का काम करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लिखा है यहाँ पर सभी प्रकार के लिखने के कार्य, जैसे पत्र लिखना, किताब लिखना, थीसिस लिखना, ठीक है। तो ये जो सारे कार्य जो किए जा रहे हैं ये किसके द्वारा किए जा रहे हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा किए जा रहे हैं, यानी MS वर्ड के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीक है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो पैराग्राफ के रूप में मौजूद टेक्स्ट को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित, यानी जैसे मान लो ये जो आपकी बुक है, ठीक है, ये आपकी बुक है। अब ये पैराग्राफ के रूप में जैसे पूरी लाइन ये लिखी हुई है, जैसे परिचय पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको वो व्यवस्थित करने का काम करता है कौन? वर्ड, ठीक है। कौन? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो MS वर्ड के द्वारा हमने क्या बनाया, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक सॉफ्टवेयर शुरू में हमने पढ़ा था MS वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड के द्वारा हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो ये परिचय लिखा हमने, ठीक है। अब इस परिचय में हमने ये सारा परिचय पूरा लिख दिया, ठीक है। ये लगभग 5-7 लाइन हमने लिख दी है, ठीक है। अब बात आती है वर्ड प्रोसेसिंग की कि साहब ये क्या चीज़ है? तो वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या करेगा, इस पैराग्राफ में जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन को कोई पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में से मान लो अपन को कोई पॉइंट बनाने हैं तो अपन पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हमें कोई बुक लिखनी है, ठीक है, तो बुक के हिसाब से इसको अपन डिवाइड, ये तो मैं केवल एक पैराग्राफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे जो पैराग्राफ होते हैं उनको क्या करता है? व्यवस्थित करने का काम करता है कौन? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। चलो, तो इसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है मैनुअल, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। देखो भाई, जो मैनुअल जो होता है इसमें पेन, पेपर, पेंसिल आदि की मदद से वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित विभिन्न कार्य किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल, इसमें साधारण टाइपराइटर की सहायता से वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, ठीक है। यानी एक मैकेनिकल होता है, ठीक है, वो देखा होगा ना आपने, जैसे आप कोर्ट में या तहसील में जाते हो तो वो टाइपराइटर बैठा रहता है तो वो लिखता, टाइप करता रहता है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आता है कंप्यूटर। जैसे अपन मैनुअल तो क्या है, अपन हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, हाथ से अपन
किसी के कॉपी में लिख रहे हैं हाथ से, ठीक है। और मैकेनिकल क्या है, एक मशीन आती है, टाइपराइटर आता है, तो उसकी सहायता से लिख रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वो है जिसमें अपन कंप्यूटर पर काम करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कंप्यूटर तथा विशेष रूप से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पैकेजों की सहायता से वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, ये जो पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। किसकी सहायता से, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम है ये, ठीक है। कंप्यूटर से की जाने वाली इस वर्ड प्रोसेसिंग प्रक्रिया में जिन पैकेजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे हम, वर्ड प्रोसेसर कह रहे हैं हम, ठीक है। बाज़ार में कई सारे जो प्रोसेसर है वो उपलब्ध है, कौन कौन से, देखो वर्ड स्टार, MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो MS वर्ड ही ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यही ज़्यादातर कंप्यूटरों में 95% यही काम में लिया जाता है, ठीक है। चलो, वर्ड प्रोसेस के कुछ लक्षण दे रखे हैं, तो लक्षण अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेस में अपन क्या क्या काम कर सकते हैं, देखो भाई, अगर कुछ भी, जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो इसको अपन एडिट भी कर सकते हैं। एडिट तो आप समझते ही हो, ठीक है। एडिट में अपन क्या करेंगे, जैसे किसी भी चीज़ को मतलब जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो उसे अपन एडिट करके उसके सही कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है फॉर्मेट, मान लो कुछ और भी नीचे पैराग्राफ है, वो गलत पैराग्राफ बन गया है, ठीक है, तो उसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक होता है सेव एंड लोड, ठीक है, सेव कर सकते हैं इस पैराग्राफ को, ठीक है, और लोड कर सकते हैं। आउटपुट यानी उसका प्रिंट अपन निकाल सकते हैं। मर्जिंग, ठीक है, एक साथ कई पैराग्राफ को, ठीक है, एक साथ कई पैराग्राफ को अपन मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात देखते हैं अपन एडिटिंग की। एडिट हम कैसे कर सकते हैं, देखो, सतत परिवर्तन, रनिंग करेक्शन कर सकते हैं, टेक्स्ट को जोड़ना या टेक्स्ट को हटाना, कॉपी करना, मूव करना, और टेक्स्ट को ढूंढना या बदलना, ठीक है। तो एडिटिंग में अपन एक एक चीज़ देखते हैं क्या है। तो सतत में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग की खास बात यह है कि यहाँ टाइप किया गया टेक्स्ट सर्वप्रथम स्क्रीन पर आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये अपन ने कंप्यूटर है, ये अपना मॉनिटर है, और अपन ने ये वर्ड प्रोसेस यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है, MS वर्ड खोल रखा है मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो अपन जैसे ही कोई टाइप करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यदि प्रवक्ता चाहे, यानी यूज़र अगर चाहे या कस्टमर अगर चाहे, तो वह प्रिंटर द्वारा पेपर पर आ सकता है। अतः टाइप करने और प्रिंट करने के बीच में हम जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, टेक्स्ट को जोड़ना है, टेक्स्ट को घटाना। वर्ड प्रोसेसर में बनी अपनी फाइल में हम जितना टेक्स्ट जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, जो भी अपन घटाना चाहे वो घटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉपी कर सकते हैं उसको। यदि कोई टेक्स्ट फाइल में किसी गलत जगह स्थान पर, जैसे मान लो अपन किताब लिख रहे हैं, मान लो एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है, बुक लिख रहे हैं, मान लो हमने कोई डायग्राम डालना है और डायग्राम हमने गलत डाल दिया है, ठीक है, तो उस डायग्राम को अपन वहाँ से हटा सकते हैं, कॉपी करके दूसरी जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो यदि कोई टेक्स्ट फाइल में किसी गलत जगह पर टाइप कर दिया गया है तो उसे वहाँ से हटाकर अपनी वास्तविक जगह पर दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं, उसे मूव के साथ में, यानी मूव कमांड देकर उसे हम मूव कर सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को ढूंढना या टेक्स्ट को बदलना, किसी बहुत बड़ी फाइल में टाइप किए गए टेक्स्ट में यदि कोई शब्द या समूह को ढूंढना है, जैसे मान लो 10,000 लोगों का रिजल्ट आया, ठीक है, 10,000 लोगों का रिजल्ट आया, अब राहुल नाम के व्यक्ति को ढूंढना है कि राहुल कुमार का रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे सर्च में राहुल कुमार, ठीक है, तो जितने भी राहुल कुमार है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, फॉर्मेट अगला दे रखा है, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में कितने पॉइंट दे रखे हैं, मार्जिन सेटिंग, पेज की लंबाई, टैब सेटिंग, लाइनों के बीच की दूरी, हेडिंग का केंद्रीकरण, पैराग्राफ या टेक्स्ट इंडेंट, बोल्ड या अंडरलाइन, ठीक है, और सब एवं सुपरस्क्रिप्ट, पेज संख्या, फॉन्ट कैरेक्टर का आकार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी, इनके बारे में अपन देखते हैं ना।
तो फॉर्मेट में क्या हो रहा है, सबसे पहले है मार्जिन सेटिंग, ठीक है। तो मार्जिन सेटिंग का मतलब है जैसा आपकी बुक है, आप अभी आपने बुक खोल रखी होगी तो आप देख रहे हो कि आपकी जो बुक है ना, ठीक है, आपकी बुक में ऊपर और नीचे, ठीक है, दाएं और बाएं देखो खाली जगह छोड़ रखी होगी, ठीक है। आपकी बुक में ऊपर नीचे अगल बगल खाली जगह छोड़ रखी है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं मार्जिन सेटिंग, ठीक है। तो मार्जिन पेज के चारों तरफ छोड़े जाने वाली जगह को कहते हैं, ठीक है, जिससे संपूर्ण टेक्स्ट पेज के बीच में आए, जिससे संपूर्ण टेक्स्ट जो है यानी जो अपन ने लिखा है वो पेज के बीच में आना चाहिए, ठीक है। इन पैकेज में सभी और छोड़े जाने वाले मार्जिन के कमांड हैं, जिन्हें हम एक बार देने के बाद जितने पेज टाइप कीजिए बार बार इनको जांचने की आवश्यक, मतलब हमें क्या देना होता है, मार्जिन कमांड देना होता है, ठीक है। तो मार्जिन कमांड देने से जितने भी पेज अपन ने टाइप किए तो वो सारे पेज अपने आप मार्जिन हो जाते हैं, मतलब अपने आप वो सेंटर में आ जाते हैं और अगल बगल जगह छूट जाती है, ठीक है। एक होती है पेज की लंबाई, ठीक है। तो एक पेज में लाइनों की संख्या, ठीक है। तो एक पेज में हमें कितनी लाइनें रखनी है, ठीक है। अब देखो जितने ज़्यादा छोटे शब्द होंगे उतनी ज़्यादा लाइन आएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो शब्दों का जो आकार है उसको डिसाइड कर सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। चलो, तो एक बार अगर इसे निर्धारित कर दिया जाए तो हमेशा प्रत्येक पेज के लिए वो सेट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक लाइन को टाइप कर लिया फिर से उसको सेट करना पड़ रहा, नहीं, एक बार उसको सेट कर दिया तो अपन दिन भर टाइप करते रहो, पूरी बुक टाइप कर दो, एक ही फॉन्ट में एक ही साइज में वो क्या होता है, टाइप होता है, ठीक है। टैब सेटिंग, यदि पैराग्राफ के साथ साथ कोई सारणी भी देनी हो, ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे आप आपके बुक में देखते हो बीच बीच में टेबल बनी हुई रहती है, ठीक है। तो इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, टेबल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है लाइनों के बीच की दूरी, अब देखो आपकी बुक में ये जो लाइन दे रखी है, ठीक है, तो लाइनों के बीच की दूरी को भी सेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक होता है हेडिंग का केंद्रीकरण, अब जैसे मान लो आप देख रहे हो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कोई भी टॉपिक है, ठीक है, तो टॉपिक की जो हेडिंग है उसको भी सेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अगर उसको केंद्र में लाना है या साइड में लाना है, कैसे लाना है, उसको भी अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी फाइल के टाइटल या हेडिंग पेज को केंद्र में लाने के लिए भी इन पैकेज में कमांड होता है, ठीक है। एक होता है पैराग्राफ तथा टेक्स्ट इंडेंट, देखो ये क्या होता है। सामान्यतया पैराग्राफ की पहली लाइन हमेशा कुछ स्थान छोड़कर आरंभ करते हैं, ठीक है। यानी आपने देखा होगा जो पैराग्राफ जो होता है, ठीक है, पैराग्राफ अपन जब भी शुरू करते हैं तो एक लाइन छोड़कर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और बाकी लाइनें सामान्यतः शुरू से आखिर तक होती है, इसे पैराग्राफ इंडेंट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार पैराग्राफ के बीच की कुछ लाइन भी कुछ स्थान आगे छोड़ देती है, ठीक है, जहाँ पर अपन क्या फोटो वगैरह लगा सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट इंडेंट कहते हैं, ठीक है। एक होता है बोल्ड लाइन और अंडरलाइन, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब जैसे आपकी बुक आप देखो तो इसमें जैसे हेडिंग दी हुई है, ठीक है, तो हेडिंग को क्या है कि ज़्यादा बोल्ड की, ज़्यादा गहरा किया हुआ है, ठीक है, हेडिंग को ज़्यादा गहरा किया हुआ है तो वो स्पष्ट ही दिख रही है, ठीक है, तो इसे कहते हैं बोल्ड करना, ठीक है। अगर अपन को किसी शब्द के नीचे लाइन खींचनी है तो उसे क्या कहते हैं, हम अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है सब एवं सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट तो होता है जो सामान्य टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा नीचे होकर प्रिंट होता है, तथा सुपर स्क्रिप्ट वह टेक्स्ट होता है जो सामान्य टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। तो देखो सब एंड सुपर, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 10th, ठीक है, तो 10th में 10th जो है, अब ये जो है ना TH, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम सुपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, सुपर टेक्स्ट कहते हैं। ऐसे ही अपन ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, ठीक है, तो ये नीचे होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सब टेक्स्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सब टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। एक होता है पेज की संख्या, तो जैसे पेज नंबर होता है, ठीक है, तो पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, पेज नंबर ऑटोमेटिक कमांड दे दो, पेज नंबर ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई इस पेज का इतना पेज नंबर है, ठीक है। एक होता है फॉन्ट और कैरेक्टर का आकार, अपन कैसा फॉन्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, यानी शब्दों की स्टाइल, फॉन्ट का मतलब क्या होता है, शब्दों की कैसी स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है, और कैरेक्टर साइज यानी शब्दों का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। एक होता है सेव एंड लोड, ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर की सहायता से की जाती है, हम अपनी फाइल को कंप्यूटर में
अस्थायी स्मृति में तब तक स्थायी स्मृति में तब तक रख सकते हैं जब तक हम चाहें, ठीक है। बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आउटपुट। तो आउटपुट जो होता है वो दो तरह का होता है, विजुअल और प्रिंटेड, ठीक है। विजुअल का मतलब होता है जब हम फाइल को खोलकर देखते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन पर हमें प्रदर्शित होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके मोबाइल में कोई पीडीएफ फाइल है तो आप उसको खोल के देख रहे हो, ठीक है, तो वो कैसा आउटपुट है, वो विजुअल आउटपुट है। अगर मान लो आपने उसका प्रिंट निकलवा लिया है, ठीक है, तो वो प्रिंटेड आउटपुट है वो, ठीक है। एक होता है मर्जिंग। वर्ड प्रोसेस के इस गुण को मेल मर्ज कहते हैं। इसकी सहायता से दो फाइल की सूचनाओं को आपस में मिलाकर एक साथ प्रिंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, ये कमांड तब दिया जाता है जब हमें एक ही लेटर को कई व्यक्तियों को उनके नाम के साथ भेजना होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को अपन को भेजना है, ठीक है, जैसे कई सारे व्यक्तियों को एक ही मेल भेजना है तो अपन क्या कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एक अगले पेज पर 93 पेज नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से एक शब्द आ रहा है, वो देख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट उन सॉफ्टवेयरों के समूह का नाम है जिनमें वे पैकेज आते हैं जो सारणीबद्ध सूचनाओं को प्रोसेस करने के काम आते हैं, ठीक है। सारणीबद्ध सूचनाएं, जैसे टेबल बनाकर अपन किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, उस सूचना को वहाँ पर दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो सारणीबद्ध सूचनाओं को तकनीकी भाषा में वर्कशीट कहते हैं, जहाँ सभी सूचनाएं रो में और कॉलम में, यानी मतलब कॉलम में ऐसे जैसे होता है ना, जैसे टेबल बन जाती है, ठीक है, इस तरह से एक टेबल बन जाती है ना, तो अलग अलग कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ नाम वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको सारणी के रूप में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में काम आने वाले पैकेज वे हैं जो टेबल बनाने में और विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करने, प्रिंट करने और उनकी सूचनाओं पर आधारित ग्राफ बनाने के काम में आते हैं। इन पैकेजों की सहायता से हम इतनी बड़ी बड़ी टेबल बनाई जा सकती है जो हज़ारों लाइन और सैकड़ों कॉलम जितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी टेबलों को स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। अतः इन समूह के सॉफ्टवेयर को इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे लोटस है, MS एक्सेल है, BB प्लानर है और सॉफ्ट कैलेक है, ठीक है। ये जो MS एक्सेल है ना, यही ज़्यादातर काम में आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं अपना, आप आ जाओ पेज नंबर 96 पे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपन डाटाबेस मैनेजमेंट की। वैसे इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो लिखा है, प्रत्येक संगठन में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग फाइल बनाई जाती है। विभिन्न फाइलों में कई बार ऐसा डाटा भी होता है जिनका उपयोग कई अन्य फाइलों में किया जाता है, ठीक है। यानी जैसे मान लो वात पित्त कफ है, तो वात पित्त कफ हम चिकित्सा परिचर्या में भी काम में लेते हैं, आपके फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी आती है, ठीक है। कई जगह एक ही चीज़ आती है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण दे रखा है, जब कोई संगठन अपने किसी ग्राहक को माल बेचता है तो ग्राहक का नाम, बेचे गए माल का विवरण, उसकी मात्रा,
उसका मूल्य आदि सूचनाएं विक्रय फाइल में संचित की जाती, जबकि यही सूचनाएं स्टॉक की फाइल, अकाउंट फाइल में भी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार की सूचनाओं को बार बार लिखने से समय की हानि होती है। ठीक है, और पेज भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो इससे काम दोगुना हो जाता है, गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, इससे भंडारण भी अधिक लगता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं अपन, डाटाबेस मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, डाटा को अपन मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हम डाटा अलग अलग फाइलों में संचित करने की बजाय एक ही फाइल में संचित करते हैं। तो उपरोक्त समस्याओं का समाधान तो हो जाएगा, परंतु एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चूँकि फाइलों की संरचना एक विशिष्ट कार्य के लिए होती है, अतः यह डाटा एक ही प्रारूप को प्रयुक्त करती है। यदि डाटा के प्रारूप में कोई परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो वह विभिन्न अनुप्रयोग और प्रोग्रामों को प्रभावित करता है, अर्थात प्रोग्राम डाटा पर आश्रित होते हैं। अब यदि संगठन के समस्त डाटा को एक ही फाइल में रखा जाए तो उससे एक ही प्रारूप की रिपोर्ट निकाली जा सकती है। ठीक है, आगे लिखा है, इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का विकास किया गया है। तो इसमें क्या होता है, अब बात आ रही है डाटाबेस मैनेजमेंट की। इतना सब कुछ कहने के बाद में, डाटाबेस डाटा का एक ऐसा समूह होता है जिसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रयोक्ता डाटा को जब चाहे पुनः प्राप्त कर सकता है। डाटाबेस में विभिन्न सूचनाओं को प्रयोक्ता की आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रारूप में प्रोसेस कर सकता है। डाटाबेस में यह आवश्यक है कि प्रत्येक रिकॉर्ड की एक सूची होती है या एक कुंजी होती है, जिसके आधार पर रिकॉर्डों को सूचीबद्ध किया जाता है और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक टेबल बना ली जाती है इसमें। ठीक है, चलो अब इससे क्या लाभ मिलता है, तो लाभ इससे ये मिलता है, देखो, एक डाटाबेस अनेक अनुप्रयोग यानी अनेक एप्लीकेशन के लिए डाटा एकत्रित करता है, ताकि एक केंद्रीय स्रोत से संगठन में किसी को भी सरलता से डाटा उपलब्ध किया। मतलब जैसे मान लो अपन को, मतलब इसने क्या किया, एक एप्लीकेशन में अपन ने डाटा डाल दिया है। ठीक है, तो अपन को किसी को भेजना है। ठीक है, तो अपन आसानी से उसको भेज सकते हैं। ये नहीं कि जैसे अलग अलग जगह, जैसे मान लो कोई कंपनी है, जैसे कोई कस्टमर है, कंपनी का कोई कस्टमर है। ठीक है, तो कंपनी का मान लो कोई कस्टमर है। ठीक है, तो उसको अपन कोई माल भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसका एड्रेस अपन अलग जगह लिख रहे हैं। ठीक है, उसका मूल्य अपन अलग जगह लिख रहे हैं। तो सारी चीज़ों को अलग अलग जगह ना लिखकर एक ही जगह लिख रहे हैं अपन। ठीक है, इसमें डाटा नवीनीकरण आसानी से हो जाता है। कोई भी डाटा नवीनीकरण करना है तो एक जगह ही करना पड़ेगा, अलग अलग जगह नहीं करना पड़ेगा। डाटा भंडारण जो स्थान है उसकी बचत होती है, अलग अलग जगह न करेंगे, एक ही जगह करेंगे तो जगह भी कम हो जाएगी। प्रोग्राम डाटा पर आश्रित नहीं होते, प्रोग्राम लिखने से अपेक्षाकृत कम मेहनत लगती है। रिपोर्ट बिना प्रोग्राम लिखे ही प्राप्त की जा सकती है, एक ही बार डाटा इनपुट करने की आवश्यकता होती है। डाटा की अधिक संगणना उपलब्ध होती है। डाटाबेस में क्वेरी भाषा होती है, जिससे पेशेवर प्रोग्रामर पर निर्भर हुए बिना सरलता से प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस की ऑपरेटिंग लागत भी कम आती है। ठीक है, तो इस तरह की इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अब अगली बात देखते हैं अपन। अब दे रखा कंप्यूटर एनिमेशन क्या है, पेज नंबर 101 पे आ जाओ। कंप्यूटर एनिमेशन से हमारा अभिप्राय चलचित्रों से, ठीक है, उन चित्रों से जिन्हें बनाकर स्क्रीन पर चलाया जाता है। जैसे कोई मूवी चला रहे हैं, ठीक है, तो आगे लिखा है, प्रयोक्ता जो कुछ सोच सकता है वह उसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सहायता से स्क्रीन पर कम समय और कम कीमत पर प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर एनिमेशन के विशेषज्ञ सॉफ्टवेयरों में किसी भी चित्र की विभिन्न मुद्राएं बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर बाद में उन्हें तीव्र गति से चलाया जाता है। ठीक है, तीव्र गति से कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो वह चलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लो अपन कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, तो मूवी के जो अगर सूक्ष्म रूप में देखें तो वो अलग अलग फ़ोटो होते हैं। ठीक है, तो उन फोटो को अपन इतनी तेज़ स्पीड में चला रहे हैं कि अपन को वो मूवी चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आज यदि हम विदेशी और स्वदेशी फिल्में देखें तो पाएंगे कि इनमें कंप्यूटर एनिमेशन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। बड़े बड़े भयानक जानवर जैसे डायनासोर आदि वो कंप्यूटर एनिमेशन की सहायता से स्क्रीन पर जीवित दिखाया जाता है। वैसे अब तो कई फिल्में पूर्ण रूप से कंप्यूटर एनिमेशन पर आधारित होती है, इनमें नायक नायिका से लेकर सभी पात्र कंप्यूटर द्वारा बनाए गए होते हैं। इससे इनके बनने में समय भी कम लगता है, लागत भी कम आती है, मनोरंजन में भी कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, बेहद दूर नहीं जब हम अपने मनपसंद कलाकारों को उनके मरने के बाद में फिल्मों में देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है अपना कंप्यूटर एनिमेशन। ठीक है, चलो अगले चैप्टर की बात करते हैं अपन।
चलो इसकी बात अपन कल करेंगे, ठीक है, या शाम को अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो शाम को करेंगे, ठीक है। थैंक यू।